जय हिंद दोस्तों आज की क्लास में हम समझेंगे नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो आपको पता है कि जो हमारा मूल संविधान है उसमें नागरिकों के अधिकार के बारे में चर्चा है, जो कि भाग 3 में है 12 से 35, और राज्यों के कर्तव्य जिसको हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं उसका भी मूल संविधान में जिक्र है भाग 4 में और 36 से 51 के बीच में। लेकिन कहीं भी इसमें जो जनता है मतलब नागरिक है उनके कर्तव्यों के बारे में कहीं इसमें वर्णन नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब सरकार हमारे लिए, संविधान हमारे लिए नागरिकों के लिए अधिकार प्रदान कर रहा है और राज्य सरकारों को भी ये मतलब कर्तव्य दिए गए हैं कि वो जनता के लिए क्या करे, जनता के लिए जब कोई भी ऐसी नीति बनाए तो जनता के हित को ध्यान में रखे। तो ये तो हमारे लिए हो गई, ये तो आम जनता के लिए सारी चीज़ें हो गई, नागरिकों के हित की बात चल रही है। अब क्या ये फ़र्ज नहीं बनता है जनता का या फिर नागरिक का कि वो अपने देश के लिए क्या करे? तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि भाई जनता का भी कुछ फ़र्ज बनता है जो अपने देश के लिए करे, तो उसको ऐड करने के लिए, इसमें मूल संविधान में नहीं था तो इसको ऐड करने के लिए 1975 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और उस टाइम इमरजेंसी लगी थी, देश में आपातकालीन की स्थिति थी। तो उन्होंने, इंदिरा गांधी जी ने मौलिक कर्तव्यों, जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं उनको उसमें ऐड करना चाहती थी संविधान में कि लोगों को भी कुछ ड्यूटीज़ होनी चाहिए। तो उन्होंने एक समिति का गठन किया, उस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, उसमें मेंबर कितने थे? तो मेंबर की अगर बात करें टोटल 12 सदस्य थे और 12 सदस्य जो थे इसमें जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह। तो इन्हीं के नाम पर, जो अध्यक्ष थे उन्हीं के नाम पर समिति का गठन हुआ और उसका नाम हमने बोला है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसमें 12 मेंबर थे। आप लोग सुनते होंगे कि ये अलग से जोड़े गए हैं और सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति है उसके अनुशंसा पर इसको ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो वही है 1975 में मतलब गठन हुआ था इसका। तो जब इनका गठन हुआ तो इन्होंने मतलब उस टाइम बोला था कि इन्होंने, जो समिति थी ना, इसने 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था कि 8 मौलिक कर्तव्य जोड़िए। अब बात ये चली कि भाई आए कहाँ से, कौन से देश से लिए जाएं, कहाँ से लिए जाएं? तो ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर जो देश हैं उनके जो संविधान है उसमें लोग, जो नागरिक हैं, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की चर्चा नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जैसे यूएसएसआर है, रूस और जापान के संविधान में भी लोगों के जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका भी जिक्र है उसमें। ठीक है, तो भारत ने कहाँ से लिए? भारत से पूछा जाए, भारत ने जो मौलिक कर्तव्य वो कहाँ से लिए? तो यूएसएसआर से लिए, रूस से। ठीक है, रूस से तो लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी उसमें बोला गया था कि 8 सुझाव दिए थे 8 मौलिक कर्तव्य के। अब 42वां संविधान संशोधन किया गया मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के लिए। कब? 1976 में। तो इसमें 10 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी उसको ऐड किया गया। बोला तो 8 के लिए गया था, लेकिन उन्होंने जब संविधान संशोधन हुआ तो उसमें 10 ड्यूटीज़ को, 10 मौलिक कर्तव्य को इसमें ऐड किया गया। ठीक है, कब? 42वें संविधान संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें संशोधन था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा संशोधन किए गए थे उस टाइम जब इमरजेंसी लगी थी। अब इसको बोला गया भाई रखें कहाँ, रखने की दिक्कत आ रही थी कि इसको किस भाग में रखें। तो ऐसी जगह सुझाव दिया कि ऐसी जगह रखिए जहां लोगों को अपने कर्तव्य आसानी से याद रहें। जैसे कि मूल अधिकार भी पता है कि हमें जनता को मूल अधिकार दिए गए हैं। अब जो राज्य है, राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि आप मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखिए अपनी जनता के लिए। तो जब लोग सब सोचेंगे या फिर जनता सोचेगी यार हमारे लिए इतना कुछ हो रहा है तो हमारा कुछ कर्तव्य होना चाहिए, तो इसीलिए इसको भाग 4 में रखा गया। उसके जस्ट बाद जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसके जस्ट बाद रखा गया। और आपको पता है जहाँ का लग जाए या कैपिटल ए आ जाए मतलब इसको बाद में जोड़ा गया है। तो आपको पता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा है। तो भाग 4 में रखा। अगर आर्टिकल की बात करें तो 51 का में इसको जगह दी गई है। किसको? मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, मूल कर्तव्य को। अब जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उस टाइम तो 10 जोड़े गए थे, 10 ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। और 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ और इसमें एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, उसको आगे देखेंगे क्या है। आपको पता है कि 86वां संविधान संशोधन शिक्षा से रिलेटेड है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनकी अनिवार्य शिक्षा और फ्री में शिक्षा। तो उसको मूल संविधान में, तो उसमें संविधान में तो जोड़ा ही है, 21 का में जोड़ा है। ठीक है, लेकिन इसमें फंडामेंटल जो ड्यूटी है इसमें भी इसको ऐड किया गया। तो टोटल वर्तमान में अगर पूछा जाए तो 11 ड्यूटीज़ हैं मौलिक कर्तव्य। और लेकिन अब पूछा जाए स्टार्टिंग में कितनी थी, जब ये लागू हुआ था तो उस टाइम 10 ड्यूटी थी। ठीक है, मूल कर्तव्य 10 थे। अब ये दूसरा है कि इसमें जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये सिर्फ भारतीय जो नागरिक है उन पे एप्लीकेबल होता है, उन्हीं के लिए है, ये विदेशियों के लिए नहीं है। ठीक है,
दूसरा इसमें है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो दो तरीके के कर्तव्य हैं, एक तो नैतिक कर्तव्य हैं, दूसरे नागरिक कर्तव्य हैं। नागरिक कर्तव्य में आ जाते हैं जैसे राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये तो नागरिक कर्तव्य हो गया, ठीक है। वहीं अगर देखें नैतिक कर्तव्य में, तो नैतिक कर्तव्य में जैसे स्वतंत्रता संग्राम के जो उच्च आदर्श हैं उनका सम्मान करना, तो ये हमारी नैतिकता में आ जाता है, तो ये नैतिक कर्तव्य हो गए, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से वो मूल कर्तव्य हैं। तो पहला मूल कर्तव्य में कहा गया है कि जनता को, कि नागरिकों के आपका क्या कर्तव्य है, तो बोला गया है संविधान का पालन करें। आपको पता है कि हमारे देश में सर्वोच्च क्या है, सबसे ऊपर कौन है, सबसे महान कौन है, संविधान सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। तो बोला गया कि संविधान का पालन करेगी कौन, नागरिक जो है वो संविधान का पालन करें और क्या करें, उसके आदर्श, किसके, संविधान के आदर्श को क्या करें, सम्मान करें। और संस्थाएं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय जितने भी प्रतीक होते हैं वो, उसके बाद राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान का क्या करें, सम्मान करेंगे, ठीक है। ये मौलिक कर्तव्य में बोला गया, पहले वाले मौलिक कर्तव्य में, कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्श का पालन करें, संस्थाओं का और राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय ध्वज हैं, राष्ट्रीय गान है, इसका क्या करेंगे, सम्मान करेगा कौन, नागरिक, ठीक है, जनता सम्मान करेगी। दूसरे पॉइंट में क्या बोला गया, अब जब इसका संविधान जो मेन है, अब संविधान को बनाने के लिए क्या हुआ, आंदोलन ही तो हुआ था, देश को आज़ाद कराया गया, उसके बाद ही संविधान हमारा लागू हुआ। तो अब बात आती है कि राष्ट्रीय आंदोलन, दूसरे पॉइंट में बोला गया जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श, जैसे बड़े बड़े जो महान हमारे जो जिन्होंने आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, आंदोलन जिन्होंने चलाया था देश को आज़ाद कराने के लिए, जब देश आज़ाद हुआ तभी ना हम यहाँ पे संविधान बना पाए, तो संविधान ऊपर, सबसे ऊपर रखा है, संविधान का पालन करेंगे। अब संविधान को बनाने के लिए क्या हुआ, आंदोलन किए गए थे, तभी हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो बोला गया कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित जिन लोगों ने किए, जितने महापुरुषों ने, जैसे आपके महात्मा गांधी जी हैं, आप भगत सिंह का नाम सुनते होंगे, तो ये क्या महापुरुष हैं जिन्होंने आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, अपना बलिदान दिया था। तो ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनको आप हृदय में संजो के रखेंगे, मतलब उनका हमारे साथ सम्मान करेंगे, ठीक है, हृदय में संजोएं रखें और उनका पालन करें, ठीक है। तो दूसरा वाला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो भी महान पुरुष हैं, जो उच्च आदर्श हैं, उनको हृदय में संजो के रखें और उनका सम्मान करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, जो तीसरा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, तीसरा मूल कर्तव्य है, वो कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे और अक्षुण्ण रखेंगे। आप लोग देखते होंगे जब शपथ लेते हैं मंत्री लोग, तो उसमें शपथ में बोलता संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे, ठीक है। तो इसको बोला है कि संप्रभुता और एकता और अखंडता को मेंटेन करके रखेंगे, मतलब उसको, उसकी रक्षा करेंगे, उसको अखंडता को टूटने नहीं देंगे, एकता को एक होके रखेंगे। ऐसा नहीं कि हम मतलब आपसी विद्रोह कर दें, आपसी कलह कर दें, तो ऐसा नहीं है। तो संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे और उसे अक्षुण्ण रखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये नागरिक का क्या है, मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट, चौथे की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बोला गया देश की रक्षा करेंगे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करेंगे, ठीक है। देश की रक्षा करेंगे और आह्वान किए जाने पर देश की क्या, राष्ट्र की रक्षा करेंगे। इसका क्या मतलब है कि आह्वान किए जाने पर, तो इसमें बताया गया कि देश में कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, कोई ऐसा आंतरिक कोई विद्रोह हो जाता है या फिर बाहर से कोई ऐसी शक्ति आके जो आक्रमण कर देती है, तो अगर जनता की ज़रूरत पड़ी, जो नागरिकों की अगर ज़रूरत पड़ी, तो देश की रक्षा के लिए आप हमेशा खड़े रहेंगे, ठीक है। तो यही इसमें चौथा जो कर्तव्य है, ये जनता का कर्तव्य है कि देश की रक्षा करना आपका कर्तव्य है और आह्वान किए जाने पर आप हमेशा तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे, स्त्री पुरुष सारे लोग इसमें तैयार रहेंगे, ठीक है, देश की सेवा में। ये आपका चौथा प्रकार का हो गया मौलिक कर्तव्य। अब बात करते हैं पाँचवें प्रकार की मौलिक कर्तव्य की। क्या बात है, इसमें बोला गया कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, ठीक है। पांचवें में बोला गया कि भारत के सभी लोगों के समरता और समान मतलब भाईचारा बना के रखें, भाईचारा बना के रखें। इसमें आप ना तो हिंदू मुस्लिम करेंगे, मतलब जाति धर्म या जो भाषा है उससे परे हो जाएं, मतलब इन चीज़ों का बिल्कुल दिमाग में ना आए कि भाषा के आधार पर किसी को या जाति या धर्म के उस पर भेदभाव करें। ऐसे नहीं, भाईचारा का मतलब है कि आप जो भाषा है और जो धर्म है और जात है इससे बिल्कुल परे हो जाएं और ऐसी जो
प्रथा हैं, ऐसी प्रथा को त्याग कर दें जो कि स्त्री का विरोध करती हों, ठीक है, स्त्रियों का विरोध करती हों, ऐसे जो प्रथा है उसका त्याग करें और जो आपकी भाषा, धर्म, जाति के इससे ऊपर उठ के क्या करेंगे, भाईचारे का निर्माण करेंगे, ठीक है, भाईचारे की जो भावना है उसको निर्माण करेंगे। जब भाईचारे की भावना रहेगी लोगों के अंदर, नागरिकों के अंदर, तभी तो क्या करेंगे, तभी एकता अखंडता को बरकरार रख पाएंगे, ठीक है, और तभी देश की रक्षा कर पाएंगे। आह्वान करने पर सारे लोग इकट्ठे कब होंगे, जब भाईचारा होगा। तो इसी में 5वें में यही बोला गया है कि भाईचारा बना के रखेंगे और ये जो जात धर्म है इससे बिल्कुल परे हो जाएंगे। इसको दिमाग में लाने नहीं है कि धर्म के नाम पे या जात के नाम पे भेदभाव हो, ठीक है। ये हो गया पाँचवा मतलब जो मौलिक कर्तव्य है ये हो गया। अब बात करते हैं छठवां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है। तो छठवां कहता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझें और उसका क्या करें, परिरक्षण करें, ठीक है। तो जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति पुरानी चली आ रही है, उस पर आप गौरव क्या करें, गौरव महसूस करें, ठीक है, गौरवान्वित महसूस करें, इस पे आपको गौरव होना चाहिए, ठीक है, कि हमारी संस्कृति है। जो आपको पता है कि वसुधैव कुटुंब और जो अतिथि देवो भव, इस प्रकार की कि हमारे मेहमान को भी भगवान के समान रूप में माना जाता है। तो ये हमारी संस्कृति है, इतने सालों से चली आ रही है, इतनी अच्छी संस्कृति, तो उसके लिए आप गौरव महसूस करें और उसका परिरक्षण करें, उसको संभाल के रखें, ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम अच्छी संस्कृति दे के जाएँ, उसको हम बता के जाएँ, ठीक है। तो ये बोला गया इसमें 6वें पॉइंट में। अब 7वें प्रकार का जो मौलिक कर्तव्य क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी 7वें प्रकार की है। इसमें बोला गया प्राकृतिक, क्योंकि जब वो ये 1976 में जब ये लागू किए थे फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो उस टाइम पर्यावरण का भी काफ़ी मुद्दा ऊपर था। आपको पता 1972 में पर्यावरण के लिए वो हुआ था, वन्य जीव के लिए अधिनियम संरक्षण आया था। तो इसमें क्या है, 1976 में पर्यावरण के लिए काफ़ी लोग जागरूक हो गए, तो इसको भी ध्यान में इसमें रखा गया क्या कि अभी अगर पर्यावरण का ध्यान नहीं रखेंगे तो भविष्य में समस्या आ जाएगी। तो प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन हो गए इसमें, ठीक है, झील हो गई, नदी हो गई, और वन्य जीव की रक्षा करेंगे और क्या करेंगे, और उसका संवर्धन करेंगे, बढ़ावा करेंगे, तथा प्राणी मात्र के प्रति क्या रखेंगे, दया भाव रखेंगे। प्राणी मात्र के लिए जब दया भाव रखेंगे तभी तो आप उसको नहीं मारेंगे, ठीक है। अगर दया भाव नहीं आएगी तो आप किसी को जंगल में जो जीव हैं उनकी हत्या करते रहेंगे। तो ये है, आप प्राणी मात्र के लिए, प्राणियों के लिए क्या रखेंगे, दया भाव रखेंगे, और जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसका क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, ठीक है, उसकी रक्षा करेंगे मतलब, और वन्य जीव हैं इन लोगों का मतलब ध्यान रखेंगे, इनके प्रति हमेशा आपका दया भाव होना चाहिए, ठीक है, प्राणियों के लिए। तो ये 7वां पॉइंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अभी देखते हैं 8वां क्या है, ठीक है। तो 8वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। मतलब ये कह रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है कि कोई भी आप काम करें तो उसमें हमेशा साइंटिफिक वे में सोचें। ऐसा नहीं कि आप बाबाओं के चक्कर में, अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाएं। कोई भी काम करें उसको तर्क वितर्क के साथ करें, ठीक है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो साइंटिफिक मतलब उसमें दिमाग लगाना है। बहुत बार होता है ना, लोग बाबा के पास चले जाते हैं, किसी समस्या है, बीमारी है, नौकरी नहीं लग रही है, तो बाबा के पास चले जाते हैं। बाबा कहते हैं हाँ भाई क्या समस्या है, कि साहब हमारी बीमारी ख़त्म नहीं हो रही या फिर नौकरी नहीं लग रही। तो बाबा कहते हैं भाई ऊँट का दूध कब से नहीं पिया है, तो जी कभी पिया नहीं है, तो भाई कल जाके ऊँट के दूध से खीर बना लेना, वो खा लेना, आपका काम हो जाएगा। ऐसे होता है ना। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, आपके किसी अंधविश्वास में और बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, साइंटिफिक सोच या साइंटिफिक नज़रिया होना चाहिए उसको, ठीक है। और ज्ञानार्जन मतलब ज्ञान को जो अर्जन करें आप और उसको और बेहतर करते रहें, धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, ऐसी भावना अपने अंदर को विकसित करना है, ठीक है। मानववाद में बढ़ावा देना है। जो 9वीं फंडामेंटल ड्यूटी है वो इसको याद रखिए, 9 से 9 मतलब ये मना कर रहा है। अभी तक आपने जो देखे ना वो तो कह रहे हैं कि हाँ ये आपको करना है नागरिक को, लेकिन 9 में बोला गया कि ये आपको नहीं करना है। क्या नहीं करना है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाएँ, और क्या ना करें, हिंसा से दूर रहें। तो हिंसा भी ना करें, हिंसा ना करें, और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। क्योंकि जब ये फंडामेंटल राइट जो ड्यूटीज़ है इसको ऐड किया था 1976, तो जब भारत आज़ाद हुआ था 1947-51 के बाद जब चुनाव हुए, तो उसके बीच में थोड़ा मतलब ऐसी आंतरिक समस्या ऐसी थी कि कहीं ना कहीं आंदोलन वगैरह हो रहे थे अगर सरकारों के खिलाफ। तो जो आंदोलनकारी क्या है, जो सरकारी संपत्ति है, कि सरकारी बस जला दी, सरकारी ट्रेनों के डिब्बे जला दिए, तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो इसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए
बोला गया कि ये भी आपके मतलब मौलिक कर्तव्य है कि आप सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप देखते होंगे सरकारी संपत्ति के हमलों की हमारे जो जनता आम नागरिक है उसके टैक्स से ही तो चीज़ें हो रही हैं और उन्हीं के काम आ रही हैं ये चीज़ें। तो अगर इनको नुकसान पहुंचाएंगे तो ओवरऑल मतलब फाइनल आफ्टर ऑल किसका नुकसान हो रहा है? जनता ही का तो नुकसान हो रहा है। तो इसमें बोला गया है कि सरकारी संपत्ति को, आप देखते होंगे आजकल भी जो हिंसा होती है, आंदोलन होती है, तो ज़्यादा थोड़ा गर्मा गर्मी हो जाती है तो लोग बसों में आग लगा देते हैं, हिंसा भड़क जाती है जिससे, ठीक है। तो सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे और हिंसा से दूर रहेंगे, लड़ाई झगड़ा और ये हिंसा नहीं करेंगे कहीं भी ऐसे। तो ये 9वां पॉइंट समझ में आ गया कि 9वां फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि आपको हिंसा नहीं करनी है, सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखना, उसको मतलब नुकसान नहीं पहुंचाना है। अब 10वीं फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है? 10वां कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करेंगे। कैसा सतत प्रयास करेंगे? जिससे क्या हो सके, राष्ट्र निरंतर बढ़ता रहे, ठीक है। या तो व्यक्तिगत तौर पे या क्या है इसमें सामूहिक, या तो व्यक्तिगत मतलब व्यक्तिगत तौर पे आप ऐसा काम करिए कि जिससे नई ऊंचाइयों पर पहुंच सके। आप अगर कल को एसआई हैं तो दरोगा बनिए, उसके बाद डीएम बनिए, एसडीएम बनिए, आप मतलब धीरे धीरे ऊपर तरक्की करते रहिए, ऐसे जगह नहीं एक जगह रुकना। ये तो हो गया व्यक्तिगत तौर पे। आप कुछ नई चीज़ का इन्वेंशन करिए, कोई नई चीज़ बनाइए, नई चीज़ की खोज करिए, तो हमेशा अपने आप को ऊपर ले जाना, उत्कर्ष काम की तरफ ले जाना है। और या तो सामूहिक कोई भी गतिविधि है, इसके समूह में मिलकर अगर कोई आप चीज़ कर रहे हैं तो उसको नई ऊंचाइयों तक ले जाइए, ठीक है। तो 10वां जो फंडामेंटल जो राइट्स है वो ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी या 10वीं वो कहती है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में आपको क्या उत्कर्ष काम करना है और हमेशा मतलब बढ़ते रहना है। सतत विकास का मतलब होता है सतत प्रयास, मतलब हमेशा प्रयास करते रहना है। जिससे क्या होगा, अब जब व्यक्तिगत तौर पे आदमी ऊपर जाएगा, ऊपर काम करेगा, अच्छे से उत्कर्ष काम करेगा, नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा या छुएगा, और सामूहिक जो गतिविधि है उसमें भी अगर लोग नए नए कीर्तिमान पर जाएंगे, नए कीर्तिमान को अचीव करेंगे, तो उससे क्या होगा, ओवरऑल हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा, राष्ट्र और बेहतर तरक्की करेगा, राष्ट्र का निरंतर क्या होगा, निरंतर नई ऊंचाइयों पर पहुंचता रहेगा। तो इसमें बोला गया, इससे कभी बार पूछ लेता कि ऐसे कौन सा वो है पॉइंट जिसमें बोला गया जिससे राष्ट्र की तरक्की हो। तो इसमें 10वां जो पॉइंट है इसमें बोला गया जो व्यक्ति है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां अगर अच्छे से आप काम करेंगे, हमेशा नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, तो उससे क्या है, राष्ट्र हमेशा निरंतर मतलब ऊपर बढ़ता रहेगा, हमेशा मतलब नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा मौलिक ड्यूटीज़ है, मौलिक फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है, वो है 11वां। पहले 10 थी, इसको बाद में जोड़ा गया। कब? 86 में संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा 2002 में 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, ठीक है। इसमें बोला गया कि जो माता पिता हैं या फिर जो संरक्षक हैं, जो बच्चों को पाल पोस रहे हैं, तो या तो माता पिता और जो संरक्षक हैं उनकी ये जिम्मेदारी है, उनका एक मौलिक कर्तव्य है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको क्या है, शिक्षा देना, अनिवार्य शिक्षा उनको देना है, ये उनका मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। शिक्षा प्रदान करने का उनको अवसर दें, क्योंकि 6 से 14 साल के जो इतने छोटे बच्चे रहते हैं उनको पता ही नहीं ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, या फिर ये तो मौलिक अधिकार भी है वैसे। तो इतने बड़े जब हो जाएंगे, जब उनको पता चलेगा, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। तो इसलिए बोला गया है माता पिता को ये जिम्मेदारी दी गई है, या जो उनके संरक्षक हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको आप क्या करेंगे, शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। मतलब ये मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया कि आप 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देंगे, ठीक है। ये मौलिक कर्तव्य भी है और ये मौलिक अधिकार भी है, ये दोनों चीज़ें हैं। तो टोटल 11 हो गए। तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो कि भाग 4 का में आर्टिकल 51 का के अंदर इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे जो मौलिक कर्तव्य हैं ये अच्छे समझ में आए होंगे। अगर कोई भी आपको डाउट है, किसी भी पॉइंट पे डाउट है, तो आप कमेंट करके बताइए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कमेंट्स में समझाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, जो हम आर्टिकल 51 तक कंप्लीट करा चुके हैं, तो प्ले लिस्ट में पढ़ी हैं, उस पर जाके आप देख सकते हैं। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।